आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इंडस्ट्री को 3 भागों में क्लासीफाई किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। दिस टॉपिक इज़ नॉट न्यू फॉर अस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट these टॉपिक्स इन बिजनेस स्टडीज़। अगेन आई एम रिकॉलिंग। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो, जैसे ज़मीन से फसल उगाते हो या फिर कुछ और आप निकाल रहे हो, पत्थर निकाल रहे हो या कुछ और मिनरल्स ज़मीन में से निकाल रहे हो, तो आप ज़मीन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वाटर, ठीक है, एट्सेट्रा। फसल उगाना, मछली पकड़ना, मिनरल्स निकालना, जानवरों को पालना, जंगल में फॉरेस्ट्री करना, पेड़ पौधे लगाना, उनको बड़ा करना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि यहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलता है और वो रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में काम आता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, एक यूजेबल थिंग में, कई प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो सब लोग सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। एक फिज़िकल गुड को दूसरे फिज़िकल गुड में कन्वर्ट कर देना, सच एन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को बदल देते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, बिजली बनाना, पानी की सप्लाई, ये सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को मिलता है। नेक्स्ट है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में वो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रेड के बारे में एजुकेशन देना, रेस्टोरेंट, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और भी आगे बात कर लेते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब क्या है टर्सरी सेक्टर में। टूरिज्म सर्विसेज, ये सब है। ये सेक्टर का तीसरा जगह है तीनों सेक्टर में, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो मेनली डिपेंड होती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो प्राइमरी सेक्टर का होता है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स बनाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर डिपेंड होता है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाती है। किस पर लगाया जाता है? प्रोडक्शन पे और सेल पे। किस चीज़ की सेल? गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। इट इज़ अ टैक्स वेयर द पेयर एंड द बियरर ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट पीपल। ये वो टैक्स है कि पे करने वाला टैक्स अलग होता है, ठीक है, और टैक्स का बर्डन लेने वाला व्यक्ति अलग होता है। एग्जाम्पल, जीएसटी, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी आती हैं, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। अभी तो हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है जीएसटी, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी एक आर्थिक मदद होती है जो सरकार देती है, किनको? फर्म्स को और हाउस होल्ड को, विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य होता है लोगों का या प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा करना। एग्ज़ाम्पल, कैश में कुछ पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कई सारे लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये कैश ग्रांट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री लोन, प्रोड्यूसर को ऐसा लोन प्रोवाइड करवाया गवर्नमेंट ने जिस पर उससे ब्याज नहीं ली जाएगी, ठीक है। कुकिंग गैस, जो हमारे घर पर एलपीजी गैस आती है, उस पर जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब्सिडी के एग्जाम्पल हैं। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है
ताकि वस्तु की मार्केट प्राइस को कम किया जा सके, और उसी वस्तु पे सब्सिडी देती हैं जो वस्तु इसेंशियल होती है और जिसको हर आदमी अफोर्ड कर पाए, इसीलिए सरकार सब्सिडी देती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना रह जाएगा, मान के चलिए 100 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने लिया और मान के चलिए 50 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाया सरकार ने 50 रुपये का। तो हमको जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज से निकालेंगे। इसके बाद है हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस को कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, कोई 10 रुपये का साबुन है और कंज्यूमर 10 रुपये पे कर रहा है, तो वो 10 रुपये क्या है, मार्केट प्राइस। इस 10 रुपये में मार्केट प्राइस में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होंगे वो सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब उन प्रोडक्ट की प्राइस जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर को एक्चुअली कितना रिसीव हुआ। ठीक है, प्रोड्यूसर को कितना रिसीव हुआ, तो जितना रिसीव होगा प्रोड्यूसर को एक्चुअल में उतने में ही वो क्या करेगा, लैंड पर रेंट देगा, लेबर को वेज देगा, कैपिटल पर ब्याज देगा, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है। तो वो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस है, जैसे 10 रुपये का साबुन है। ठीक है, मान लो उस पर 2 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स लगा था, तो उसमें से 2 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, 8 का रह गया, और मान लो 1 रुपये की सब्सिडी मिली प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो 1 रुपया जोड़ दो तो 9 रुपया नेट प्रोड्यूसर को मिला। ठीक है, तो वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब नाउ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। The payment for the services rendered to the production unit by the owners of factor of production is called factor payment। जैसा कि मैंने बताया था, हाउस होल्ड जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, और प्रोड्यूसर इनसे या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किराए पर लेगा या फिर ख़रीदेगा, या तो ज़मीन प्रोड्यूसर ख़रीदेगा या फिर किराए पर लेगा। ठीक है, लेबर अपने यहाँ पर काम पे लगाएगा, पैसा लेगा मार्केट से, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूसर पेमेंट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, वो सारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट कहलाते हैं। जैसे वेज हो गया, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल गई, कोई पैसा आपको ऐसे ही मिल गया, कोई इनकम हो गई आपको, बट बदले में आपने कुछ नहीं किया। एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज़ रेंडर्ड इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र इनकम। कोई भी पेमेंट आपको मिला जिसके बदले में आपने कोई भी सेवा प्रोवाइड नहीं करी है, कोई भी काम नहीं किया है, उस पेमेंट को ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया तो वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिसको हम कह सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब वन साइड ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ही तरफ से ट्रांसफ़र हुआ गिफ्ट का उधर से आपकी तरफ, यानी आपने बदले में कुछ नहीं किया उसके लिए। ठीक है, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांसफ़र इनकम। नाउ देखते हैं कितने टॉपिक और रह गए हैं। अभी हमारा रह गया है फैक्टर इनकम हो गया, इन्वेंट्री एंड चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, जो फिनिश गुड्स का स्टॉक किसी प्रोड्यूसर के पास होता है, बना हुआ माल है। ठीक है, मान लो किसी रेफ्रिजरेटर का कोई कंपनी है, उसके पास जितना रेफ्रिजरेटर बना हुआ रखा है वो फिनिश गुड्स है, तो उसका स्टॉक हो सकता है। उसके पास कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे भी होंगे
जो अभी आधे अधूरे बने हुए होंगे, जिनको हम बोलेंगे सेमी फिनिश गुड्स, तो उसका स्टॉक। रेफ्रिजरेटर में जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी कंपनी के पास होगा, तो उसका भी स्टॉक होगा। तो स्टॉक में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास 3 तरह का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल। जैसे हमने पढ़ा था ना स्टॉक और फ्लो में, स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है, और फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको एक पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा इन्वेंट्री होता है वो एक फिक्स डेट पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इन्वेंट्री जो होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है। ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति ट्रेडर है, ट्रेडर 2 तरह के होते हैं, बिजनेसमैन, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के पास में 3 तरह का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। और जो ट्रेडर है वो क्या कर रहा है, वो फिनिश गुड्स खरीद रहा है रीसेल के लिए, तो उसके पास जितना फिनिश गुड्स रखा है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। यानी ट्रेडर के पास में केवल एक ही टाइप के गुड्स का इन्वेंट्री होगा, और वो होगा उसके पास में फिनिश गुड्स का। तो अगर हम ये देखेंगे कि एक साल में इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ, तो साल की पहली तारीख में हमारे पास कितना स्टॉक है और एंड में कितना हो गया, ईयर एंड में, उसका डिफरेंस जो निकल के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 1 अप्रैल को 50 रेफ्रिजरेटर हैं, इतना स्टॉक है, और कंपनी के पास मान लो 31 मार्च को ईयर एंड में 200 फ्रिज का स्टॉक है, तो वो ईयर एंड का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा, और 1 अप्रैल वाला ओपनिंग स्टॉक। तो टोटल कितना इन्वेंट्री चेंज हुआ, 150 है ना, 150 फ्रिज का इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गया। तो इसको बोलेंगे हम नेट चेंज इन इन्वेंट्री, यानी नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया पूरे 1 साल का, कि 1 साल में कितना चेंज हुआ, तो इन्वेंट्री में चेंज होना ये फ्लो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ पे किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के एक यूनिट पर। जैसे एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो नेट प्रोडक्ट टैक्स कैसे निकलता है? प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? प्रोडक्ट टैक्स में से जितना प्रोडक्ट पर टैक्स लगा, यानी एक साबुन ले लो आप, ठीक है, वो 1 यूनिट हो गया। तो एक साबुन पर जितना टैक्स लगा उसमें से घटा दो एक साबुन पर कितना सब्सिडी मिला, तो वो हमारा नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कहलाएगा। और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब सारे यूनिट्स पे जितना भी टोटल उत्पादन हुआ, ठीक है, यानी प्रोडक्शन से संबंधित होता है ये, और इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे ज़मीन पर कितना रेवेन्यू, स्टाम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये नेट प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, जो प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़ माइनस करने के बाद में हमारा आता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने पढ़ी। इसके बाद में चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके जो की टर्म्स हैं वो मैं आपके सामने कुछ समय के लिए रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं और ये रिकैप है, ये रिकैप है। आपके पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, यहाँ तक आगे का भी ले लो बेटे, यहाँ तक ले लिया,
और ले लो। यस, तो ये हमारे क्या थे, रीकैप। इसके बाद में ये न्यूमेरिकल्स हैं, डू इट योर सेल्फ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एडिशनल एनसीईआरटी कंटेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। ये एनसीईआरटी की बुक से कंटेंट लिए गए हैं, सारी चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट वही हैं। हो सकता है कि शायद आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पर कोई चीज़ मिले, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको करना है आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी तो कुछ लोग लॉकडाउन में आराम फरमा रहे हैं, बेचारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं कॉमर्स वाले, क्या बताएं। देखो ये सारे ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट या पॉज कर करके आप इनको पढ़ सकते हो, आंसर्स इनके, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट। तो यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके अपने हाथों को चलाइए और मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में डाउट पूछकर अपना डाउट क्लियर करिए।